दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, नसीब एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द के पीछे मनुष्य का पूरा जीवन छुपा होता है। इसी नसीब के कारण मनुष्य को जीवन में सुख दुख मिलते हैं। मनुष्य के पैदा होने से पहले ही उसका नसीब लिख दिया जाता है और ये नसीब उसके कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। कभी कभी जब मनुष्य को लगता है कि वो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका है, तभी उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों, नसीब का खेल एक ऐसी ही कहानी है जिसमें आपको पता चलेगा कि जब एक मनुष्य अपना सब कुछ हार चुका था, तभी उसके साथ नसीब ने ऐसा खेल खेला कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नसीब हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है, तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम सरजू था। सरजू की पत्नी बहुत ही सीधी साधी भली औरत थी। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। सरजू रोज जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेच दिया करता था। उससे जो पैसे मिलते, सरजू उससे घर का सामान खरीद कर अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन सरजू के पास खाने के सामान के अलावा बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे, जिससे वो अपने भविष्य के बारे में सोच सके। एक दिन सरजू ने सोचा कि आज से मैं जंगल में पहले से ज्यादा लकड़ियाँ काटा करूँगा और उनको बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनमें से कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए रखना शुरू कर देता हूँ। सरजू अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चला गया। उसने उस दिन बहुत मेहनत की और रोज से ज्यादा लकड़ियाँ काट ली और फिर उनको लेकर बाजार चला गया। उन लकड़ियों को बेचने से सरजू को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उन पैसों में से कुछ हिस्सा अलग किया और अपनी पत्नी को बिना बताए एक पोटली में छुपा कर रख दिए। अब तो सरजू रोज इसी तरह ज्यादा लकड़ियाँ काटता और उनमें से आधा मुनाफा अपनी पत्नी की नजर से बचाकर पोटली में रख देता। सरजू को ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब सरजू के पास काफी पैसे जमा हो गए थे। एक दिन सरजू रोज की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। वो लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसने देखा एक सेठ उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। सरजू उस सेठ को देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये सेठ मेरी तरफ घबराया हुआ क्यों आ रहा है। सरजू ने देखा सेठ बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। वो दौड़ता हुआ हड़बड़ी में आकर सरजू से टकराया और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं। वो मेरा सारा धन छीन लेना चाहते हैं, मुझे कहीं छुपा दो। सरजू ने सेठ की ये हालत देखकर कहा, सेठ जी, आप सामने वाले पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए, मैं डाकुओं को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेठ सरजू की बात पर भरोसा करके पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सारे डाकू आ गए और सरजू को धमकाते हुए बोले, अरे ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ पर किसी सेठ को भागते हुए देखा है? सरजू ने कहा, भैया मैंने तो यहाँ पर किसी को भागते हुए नहीं देखा, मैं तो यहाँ रोज लकड़ियाँ काटने के लिए आता हूँ और आज भी वहीं काट रहा था। तब उनमें से
एक डाकू ने उसे धमकाते हुए कहा, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तेरे साथ साथ तेरे बीवी और बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा गांव में रहना मुश्किल कर देंगे, इसलिए सच सच बता दो। सरजू ने डाकू से कहा, भैया मैं तुमसे चालाकी क्यों करूँगा, मैं तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ और अपना घर चलाता हूँ, और वही कार्य करने के लिए आज भी जंगल में आया था। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने सेठ की मदद की है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। ये बोलकर डाकू वहाँ से चले गए। डाकुओं के जाने के बाद सेठ पेड़ के पीछे से निकलकर सरजू के पास आया और बोला, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने इन डाकुओं से मेरी जान बचा ली। सरजू ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये डाकू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तब उस सेठ ने सारी बात सरजू को बताई और कहा, आज जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था तभी इन डाकुओं ने आसपास की दुकानों पर हमला कर दिया और उनको लूटने लगे, लेकिन मैंने इन्हें पहले से ही देख लिया था, इसलिए समय रहते ही मैंने अपना सारा धन और हीरे इस पोटली में बांध लिए और वहाँ से भाग निकला। लेकिन इन लोगों ने मुझे जंगल की तरफ भागते हुए देख लिया और फिर ये मेरा पीछा करने लगे। मैं बचता बचाता तुम्हारे पास पहुँचा और आज तुमने इनसे मेरी जान बचा ली। सरजू ने जब सेठ की ये बात सुनी तो उसने कहा, सेठ जी आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, ये डाकू फिर से आ सकते हैं, इसलिए आज रात आप मेरे घर चलें, क्योंकि आपके पास धन बहुत ज्यादा है और ये डाकू अभी तक आपको ढूंढ ही रहे होंगे, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आज रात आप मेरे घर ही रुक जाएं। सेठ को भी सरजू की बात सही लगी और वो उसके साथ उसके घर चला गया। सरजू जब सेठ को लेकर घर पहुंचा तो सरजू की पत्नी ने उससे कहा, आज आपको बहुत देर हो गई, आज आप कहाँ रह गए थे? तभी उसकी नजर सेठ जी के ऊपर पड़ी और उसके हाथ में एक भारी सी पोटली के ऊपर पड़ी तो वो कुछ सोचने लगी और उसने सरजू से सेठ जी के बारे में पूछा तो वो कुछ सोचने लगी और उसने सरजू से सेठ जी के बारे में पूछा कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं। सरजू ने सारी घटना जो जंगल में उसके साथ हुई थी वो अपनी पत्नी को बताई। जब उसकी पत्नी ने पोटली के धन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप चिंता मत करो, इस घर को आप अपना ही समझो और आराम से रहो, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही चिंता सता रही है कि अगर रात को डाकू यहाँ आ गए तो कहीं आपका धन ना चुरा ले। इससे अच्छा यही होगा कि आप ये पोटली मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से छुपा कर रख दूंगी। सरजू की पत्नी ने जब ये बोला तो सरजू समझ गया कि इसके मन में लालच आ गया है और ये सेठ का धन हड़पना चाहती है। उसने तुरंत सेठ जी से कहा, नहीं सेठ जी, ये सही नहीं होगा, इससे तो अच्छा आप मेरे घर के आंगन में गड्ढा खोदकर इस पोटली को दबा दो, डाकुओं को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सेठ को भी ये बात अच्छी लगी। उसने आंगन में एक गड्ढा खोदा और धन की पोटली उसमें छुपा कर रख दी। उसके बाद सरजू और उसकी पत्नी ने सेठ को खाना खिलाया और उसके बाद तीनों सो गए। लेकिन सरजू को नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से परेशान था कि अगर डाकू मेरे घर आ गए तो सेठ के धन के साथ साथ वो मेरे सालों से बचाया हुआ धन भी ले जाएंगे। फिर सरजू ने इसका एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि
मैं अपने पैसों को जंगल में छुपा कर आता हूँ। इस तरह मेरी मेहनत की कमाई तो बच जाएगी। ये विचार करके सरजू ने अपने पैसों की पोटली उठाई और जंगल की ओर चल दिया। सरजू उसी जगह पहुँच गया जहाँ वो रोज लकड़ियाँ काटता था। उसने वहीं पर एक गड्ढा खोदा और अपनी जमा पूंजी वहाँ पर छुपा दी और उसके बाद वापस अपने घर जाकर सो गया। अभी उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो सारे डाकू उसके घर पहुँच गए और उन्होंने सेठ और सरजू को पकड़ लिया और फिर उन्होंने सरजू से कहा, तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की और सेठ को अपने घर छुपा लिया। अब जल्दी से बता, इसका धन कहाँ है, नहीं तो मैं सेठ के साथ साथ तुझे और तेरी पत्नी को भी जान से मार दूंगा। डाकू की बात सुनकर सरजू और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए कि अब तो ये डाकू हमें मार देंगे और सेठ जी को भी मार देंगे। सरजू की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ सेठ जी के धन की पोटली चाहिए ना। मैं आपको बताती हूँ कि वो पोटली कहाँ पर छुपाई है। ये कहकर उसने डाकुओं को वो गड्ढा दिखा दिया जिसमें सेठ जी ने धन की पोटली छुपाई थी। ये बात सुनते ही डाकू उस जगह पर पहुँचे और गड्ढे को खोदने लगे। डाकुओं ने काफी गहरा खड्डा खोद दिया, लेकिन उन्हें धन की पोटली कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर डाकुओं का सरदार गुस्से में आ गया और वो सरजू की पत्नी के बाल पकड़कर कहने लगा, तू हमसे झूठ बोल रही थी, हमसे ही चालाकी कर रही थी। अब या तो सही सही बता दे कि वो धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरजू ने डाकू की बात सुनकर कहा, वो पोटली हमने यहीं पर रखी थी, अब हमें नहीं पता कि वो पोटली कहाँ चली गई। तब डाकुओं के सरदार ने कहा, अरे वो सेठ कहाँ चला गया, तुमने तो सेठ को भी भगा दिया। जब डाकू सरजू और उसकी पत्नी को डरा धमका रहे थे, तब सेठ चुपचाप बाहर निकल गया था। डाकू की ये बात सुनकर सरजू और उसकी पत्नी ने एकदम चौंक कर देखा तो उन्हें सेठ कहीं नजर नहीं आया। सरजू समझ गया कि सेठ अपने धन की पोटली लेकर भाग गया है और हम दोनों को डाकुओं के पास फंसवा गया। सरजू और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों डाकुओं के आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन डाकुओं के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब जैसे ही वो डाकू तलवार लेकर बिरजू को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी सेठ एकदम सामने आ गया और डाकुओं से बोला, तुम्हें धन की पोटली चाहिए ना, मैं तुमको धन की पोटली देता हूँ, लेकिन उससे पहले इन दोनों को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इनको कुछ नहीं कहोगे। डाकुओं को और क्या चाहिए था, वो तो धन की तलाश में आए थे। उन्होंने सेठ से कहा, अगर तुम अपना सारा धन हमें दे दोगे तो मैं इनको खुशी खुशी जाने दूंगा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तब सेठ ने डाकुओं से कहा, तो फिर चलो मेरे साथ जंगल में, मैंने धन की पोटली वहाँ छुपा कर रखी है। तब सेठ डाकू और सरजू जंगल की तरफ चल दिए। सरजू सोच रहा था कि सेठ जंगल में कहाँ लेकर जा रहा है, वहाँ तो मैंने भी अपने धन की पोटली को छुपाया हुआ है, कहीं ये मेरे पैसे भी ना निकलवा दे। चलते चलते वो लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ सरजू ने अपने धन की पोटली को छुपाया था। सेठ ने वहाँ पहुँचकर डाकुओं से कहा, मैंने अपना सारा धन यहाँ छुपा रखा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वहाँ सामने खोद कर देख लो। अब जब चोरों ने वहाँ खुदाई की तो उन्हें धन की पोटली वहाँ मिल गई। सारे डाकू कहने लगे, सरदार हमें धन की पोटली मिल गई है और उसमें बहुत सारा धन है। डाकुओं के सरदार ने
उस पोटली को देखा तो वो खुश हो गया। उसने सेठ और सरजू को छोड़ दिया और फिर उसके बाद सारे डाकू वहाँ से चले गए। सरजू को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने तो मेरे साथ ही बेईमानी की, मैंने तो इसकी मदद की थी। इसने अपने धन की पोटली को तो बचा लिया और मेरा सारा धन इन डाकुओं को दिलवा दिया। मैंने तो बरसों मेहनत करके इन पैसों को जोड़ा था, लेकिन आज सेठ ने एक ही पल में मेरी बरसों की मेहनत इन डाकुओं के हवाले कर दी। मैंने इसकी कितनी मदद की और बदले में इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और सोच रहा था, हे परमात्मा, मैं तो कहीं का ना रहा। डाकू वहाँ से धन की पोटली को लेकर जा चुके थे। तब सेठ ने सरजू से कहा, सरजू तुम चिंता मत करो, तुम यही सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारे धन की पोटली डाकुओं को क्यों दी, क्योंकि तुम्हारे बरसों की जमा पूंजी तो थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे धन की पोटली में सोने के सिक्के, हीरे आभूषण और बहुत सारे पैसे भी थे। मैं अपने धन की पोटली में से आधे तुम्हें दे दूंगा और साथ में हीरे और सोने के सिक्के भी। फिर तुम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेना। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की। मैंने डाकुओं को थोड़ा सा धन देकर बहुत सारा धन बचा लिया। डाकू तो तुम्हारा थोड़ा सा धन लेकर चले गए, लेकिन उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजारोगे। उसके बाद सेठ ने अपनी पोटली में से बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के और पैसे सरजू को दे दिए और कहा, अब तो तुम खुश होना, ये तुम्हारे धन से तो बहुत ज्यादा है ना। सरजू इतने सारे धन को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि आज तूने मेरी झोली भरी तो कैसे भरी। मैं तो सेठ को गलत समझ रहा था, लेकिन इसने तो अपने ही धन में से मुझे आधा धन दे दिया। सरजू ने हंसते हुए सेठ से कहा, सेठ जी आपने तो डाकुओं को बेवकूफ बना दिया। सरजू की बात सुनकर सेठ भी हंसने लगा। तभी अचानक सरजू को कुछ याद आया। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी आपको मेरे धन की पोटली के बारे में कैसे पता चला? सेठ ने कहा, जब तुम अपने धन की पोटली जंगल छुपाने में जा रहे थे, तब मैं जाग रहा था। मैंने इस तरह दबे पांव तुम्हें बाहर जाते देखा तो चुपचाप तुम्हारा पीछा करने लगा। इस तरह मुझे पता चला कि तुमने अपने धन की पोटली जंगल में छुपाई है। फिर मैंने जल्दी से घर में आकर अपनी पोटली को गड्ढे में से बाहर निकाला और चुपचाप सो गया। फिर उसके बाद सेठ और सरजू अपने अपने गांव वापस चले गए। घर पहुंचकर सरजू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सरजू ने उन पैसों से व्यापार शुरू कर दिया। सरजू बहुत ही मेहनती और समझदार था। कुछ ही सालों के अंदर उसकी मेहनत रंग लाई और सरजू लखपति हो गया। दोस्तों, किस्मत कभी कभी ऐसे अजब खेल हमारे साथ खेलती है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। हम हमेशा ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं, लेकिन किस्मत का कुछ नहीं पता, वो कब, कहां, कैसे बदल जाए। किस्मत का खेल आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।